सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ। मैं पार्थ श्रीवास्तव, करेंटली स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। और आज से यहाँ पर शुरू होने वाली है हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री में सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशंस के वन शॉट लेक्चर की। हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट बढ़िया से बढ़िया हर तरीके के एमसीक्यूज लगभग हर चैप्टर के हमने सारे चैप्टर के सॉल्व कर लिए हैं जो आपके सीयूईटी के एस्पेक्ट में है और आने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस की सीरीज खत्म होने के बाद अब मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ आपके वन शॉट लेक्चर्स की। यहाँ पर हम हर चैप्टर के बढ़िया से सारे चैप्टर इतने में सबके वन शॉट यहाँ पे करने वाले हैं। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देखेंगे जो आपके लिए आगे चल के इम्पोर्टेंट होगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सोल्यूशन चैप्टर के पूरे वन शॉट यहाँ पे करने वाले, पूरा पूरा खत्म कर देंगे, इस चैप्टर को उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपका है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। हमने सॉल्यूशन क्या पढ़ा था कि दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का जब होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि व्हेन टू, एक मिनट, इसको हमने अभी चेंज नहीं किया, एक बार कर लेते हैं मेरा किसी टेंशन की। हाँ, तो देखिए, टू और मोर देन टू और मोर देन टू substances are in same phase. Substances are in same phase, making a homogeneous mixture is known as what? Making a homogeneous mixture is known as a solution. A solution. तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आप देख लीजिए। जब भी हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को सेम फेज में रख के जब एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस का मतलब ही वही होता है जब दो से ज्यादा सब्सटेंस है, दो सब्सटेंसेस सेम फेज में हो, यानी कि उनका किसी भी और तरीके के फेज में एक दूसरे से जुदा ना हो, तब हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। और उसी होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। और बेसिकली हमें पढ़ना है बाइनरी मिक्सचर्स के बारे में जो कि हमारा सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। यानी कि यहाँ लिख लो, हमें पढ़ना है एक सॉल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मिलके हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन बनाएगा इस चैप्टर के लिए, जो कि होगा हमारा बाइनरी मिक्सचर। अब बाइनरी हम लोग क्यों कहेंगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पर दो सब्सटेंसेस यहाँ प्रेजेंट हैं, यानी कि एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे कि आपने सॉल्वेंट लिया पानी और सॉल्यूट डाला आपने यहाँ पे चीनी। अब दोनों को आप डालेंगे तो वो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप उसको मिक्स करेंगे तो आपका जाके एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो चीनी रहेगा यानी कि शुगर जो रहेगा वो वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा और फिर वो एक ही बाइनरी मिक्सचर बन जाएगा और उसको वो मीठा मीठा लगेगा। यानी कि एक बाइनरी मिक्सचर बन गया, उसमें आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला, एक बाइनरी मिक्सचर बना जिसे हम कहते हैं सोल्यूशन। तो इतना ही बेसिकली आपको यहाँ पे पढ़ना है, एक तरीके का सॉल्यूट एक तरीके का सॉल्वेंट, और कुछ ज़्यादा नहीं। तो हमने देखिए यहाँ पे देख ही सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको रब कर लेते हैं ताकि आपको आगे की चीज़ें भी समझा सकें। तो बिना टेंशन लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, एक सेकेंड। हाँ, ओके। तो देखिए, हमें यहाँ पे सबसे पहले तो इस डेफिनेशन को भी रेज कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन अब आपने यहाँ पे देख लिया है। तो बिना अब कोई टेंशन लिए हम चलते हैं आगे। और हमें यहाँ पे नहीं लेना बिल्कुल भी कोई टेंशन, इतना समझ लो, वरना हो जाएगी प्रॉब्लम। तो हो गया यहाँ पे काम हमारा। और अब यहाँ पे हम ले लेते हैं अपने पेन को और करते हैं शुरू। आइए, हाँ, तो देखिए, द सब्सटेंसेस फॉर्मिंग द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि ये बात तो हमने समझ ही ली कि जो भी सब्सटेंसेस मिलेंगे एक दूसरे से एक सोल्यूशन बनाएंगे, उन्हीं सब्सटेंसेस को ही हम लोग उस सोल्यूशन के कंपोनेंट्स कहेंगे। और जो कंपोनेंट हमारा लार्ज अमाउंट में रहेगा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट में रहेगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूट। यानी कि लार्ज अमाउंट, यानी कि जो हमारा लार्ज अमाउंट में रहेगा, लार्ज अमाउंट में हमारा क्या रहेगा? लार्ज अमाउंट में हमारा सॉल्वेंट रहेगा। और स्मॉल अमाउंट में कितना? स्मॉल अमाउंट में क्या होगा?
स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में हमारा सॉल्यूट होगा, और इन दोनों को जब मिला देंगे तो अब जाके हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसा मैंने भी आपको एग्जांपल में बताया शुगर और वाटर का, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि वाटर हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे जो हमारा सॉल्वेंट बनेगा, और जो शुगर है वो हमारा कम क्वांटिटी में रहेगा जो कि हमारा सॉल्यूट है, तब जाके हमें सोल्यूशन मिल जा रहा है। तो याद रखना सोल्यूशन की 3 बातें हैं। सबसे पहला, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग सोल्यूशन कहते हैं, जो 2 या उससे सब्सटेंसेस से बनता है। कम अमाउंट में जो रहता है कंपोनेंट प्रेजेंट उसे हम कहते हैं सोल्यूट, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है कंपोनेंट उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। ओके, तो सोल्यूशन कंटेनिंग 2 कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशंस। ये तो हमने अभी देख ही लिया कि 2 कंपोनेंट्स अगर हमारे सोल्यूशन प्रेजेंट हैं तो उसे हम बाइनरी मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन लिखा हुआ है और मैंने एक शुगर सोल्यूशन बना दिया, तो यहाँ पे एग्जांपल्स में आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। पहला हो गया जो मैंने बताया आपको, शुगर सोल्यूशन यानी कि चीनी और पानी का मिक्सचर, और जो दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है वो है हमारा नमक का पानी, यानी कि हमने अपने वाटर में जो कि हमारा सॉल्वेंट है उसमें हमने सोल्यूट सॉल्ट को ऐड कर दिया और वो जाके उसमें मिक्स हो गया और जाके एक सोल्यूशन बन गया। और ये दोनों हमारे बाइनरी मिक्सचर्स हैं, और कोई मिक्सचर्स थे, बाइनरी मिक्सचर्स। अब अगला, टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस। अब सोल्यूशंस हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा गैसियस सोल्यूशन होता है, एक हमारा यहाँ पर होता है एक होता है आपका सॉलिड सोल्यूशन, एक होता है आपका लिक्विड सोल्यूशन। तो 3 तरीके के सोल्यूशन आपको यहाँ पे होते हैं। अब गैसियस सोल्यूशन में क्या होता है कि जो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो आपके गैसेस ही होने चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर। और उसके बाद लिक्विड सोल्यूशंस का मतलब कि दोनों के दोनों आपके लिक्विड में होने चाहिए, जैसे कि आपने क्लोरोफॉर्म को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ओके, और सॉलिड सोल्यूशंस में आपका होता है यहाँ पर, यानी कि सॉलिड को सॉलिड में ऐड करना। अब एग्जांपल आप देख सकते हैं। लेकिन हमें बेसिकली जो यहाँ पे पढ़ना है, हमें 3 तरीके के सॉल्यूशंस यहाँ पर पढ़ने हैं। आप कहें तो पीपीटी में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार देख लेते हो क्या आगे पीपीटी में ऐसा है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। नहीं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अब उस चीज़ को प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में है, जैसे सवाल बनते हैं सीयूईटी में, वो है आपके यहाँ पर सॉल्यूशंस के 9 इंपॉर्टेंट फेजेस। जैसे कि आपका यहाँ पर सबसे पहले इरेज करके यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक तो आपने यहाँ पे देख लिया, एक तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देख लिया, एक मिनट, ओके एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे जैसा कि आपने देख लिया है, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए एक होता है आपका सॉलिड सोल्यूशन जो हमने पढ़ा था। एक मिनट, मैं रेड पेन आपके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। रेड लेते हैं, हाँ, तो देखिए एक जैसा कि आपने पढ़ा हुआ था, एक जो आपने देखा, एक है आपका सॉलिड सोल्यूशन, एक है आपका गैस का सोल्यूशन, और एक है आपका लिक्विड का सोल्यूशन। अब इसके सब में 3 फेजेस हैं और उनमें अच्छे वहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो एग्जाम्पल से सवाल यहाँ पर बनते हैं। मैं उसका आपको यहाँ पर पीपीटी में ऐड करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई है, सबसे पहले इसको रब कर लेते हैं ताकि आगे की चीज़ें आपको समझाई जा सके। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पे हमारे बात हुई है यहाँ पर मोलैरिटी की। सबसे पहले तो याद रख लीजिए कि मोलैरिटी जो रहती है वो आपकी यहाँ पर कैपिटल M से डिनोट होती है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है आई थिंक, हाँ इसको छोड़िए, हाँ यार, कैपिटल M से हम अपनी मोलैरिटी को डिनोट करते हैं। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो NB/V, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और यहाँ पे जो आपका ये 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये तब होगा जब हमारा वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर्स में प्रेजेंट हो। अगर वॉल्यूम जो है वो हमारा मिलीलीटर्स में है, तब जाके हमें मोलैरिटी कितनी मिल जाएगी, वो हो जाएगा आपका NB × 1000/V।
ये तब होगा अगर ये मिलीलीटर के केस में है तो। और ये NB को आप लिख सकते हैं, NB को हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, NB होता है आपका WB अपॉन MB, यानी कि गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। फिर क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपका यहाँ पर W2/M2 है, ये आपका WB/MB हो जाएगा। यहाँ पे W2 जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि जो आपका गिवन मास वहाँ पर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, और M2 जो है वो उसका टोटल मोलर मास है कि उसका मास कितना होता है। और वॉल्यूम हम सभी जानते हैं कि मास अपॉन डेंसिटी होता है, V इक्वल्स टू M/ρ या ρ इक्वल्स टू M/V। मोलैरिटी जो रहता है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट बना लीजिए, मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ। सिर्फ दो टर्म्स ऐसे हैं, यानी कि मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी। मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी आर द ओनली ones which are dependent on temperature। मतलब कि जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से हमारे मीन्स वेज होते हैं सोल्यूशन में जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे वहाँ पे मोलैरिटी होती है मास परसेंटेज और आपका वॉल्यूम परसेंटेज। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर भी वॉल्यूम का टर्म आएगा वो चीज़ हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि वॉल्यूम का टर्म आएगा तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगी। फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार पढ़ के आइएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा फिर। ओके, तो मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी, और कह सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज भी एक तरीके से होता है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन वो उतना नहीं होता है। मेन जो आप कहते हो आपकी मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी होती है। अब अगला क्या है, अगला दी हुई है आपकी मोलैलिटी। अब मोलैलिटी जो रहता है इसको याद रखिए, स्मॉल m से डिनोट होती है मोलैलिटी आपकी। और इसको हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ये प्रेजेंट होते हैं, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे वही केस रहेगा, अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में दिया है तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बस इतना ही बात हमारी मोलैलिटी में होता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली बस फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैं एक बार यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपको बता भी दिया हूँ। ये देखिए एक आपका दिया हुआ है, एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा जो मैं यहाँ पे आपको लिखवाया हूँ, आप पेज में भी देख सकते हैं आराम से। और एक जो ये आपका है ये मोलैरिटी का है, और ये जो है ये आपका मोलैलिटी का है। कैपिटल M से मोलैरिटी होगा, स्मॉल m से मोलैलिटी होगा। और ये जो नोट लिखा है इसको भी नोट कर लीजिए कि मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ओके, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब आ गए यहाँ पे नॉर्मैलिटी की बात। अब नॉर्मैलिटी तो मैंने बता ही दिया था कि ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का बस डिफरेंस पड़ता है कि हमारा जो यहाँ पर सॉल्यूट रहता है वो ग्राम में प्रेजेंट रहता है, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर बस एक ही चीज़ का डिफरेंस आता है। वैसे नॉर्मैलिटी पे बेसिकली सवाल तो नहीं आते हैं, लेकिन बस इसका एक फॉर्मूला याद कर लीजिए जो कि होता है नॉर्मैलिटी का, वो होता है आपका WB, एक सेकेंड, ये होता है आपका NB, अरे एक सेकेंड भूलिए, देख लीजिए एक बार आप अच्छे से। नॉर्मैलिटी जो रहता है वो होता है आपका NB, और ये ग्राम्स में होता है, अपॉन वॉल्यूम होता है। और ये जो रहता है ये आपका 1000 से मल्टीप्लाई भी होता है। यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, NB ऑफ ग्राम इंटू 1000, और ये तब होगा जब वॉल्यूम जो है आपका मिलीलीटर में प्रेजेंट होगा, तभी 1000 का आपका यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। बस यही फॉर्मूला नॉर्मैलिटी का होता है। नॉर्मैलिटी वैसे सवाल बेसिकली जल्दी आते नहीं है, ज़्यादातर आपके मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन भी सवाल आते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला दिया आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमने देखा था। मोल फ्रैक्शन जो रहता है सबसे पहले इसको तो हम लोग काई ए से डिनोट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस NB। ये आपका मोलैरिटी का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है।
मोल फ्रैक्शन का जैसे डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग सॉल्वेंट 1 एंड सॉल्वेंट 2। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, और एक चीज़ और, हमारा जो ए रहता है वो यहाँ पर सॉल्वेंट से डिनोट होता है, याद रखिएगा, ए सॉल्वेंट से डिनोट होगा और बी जो है वो हमारा सॉल्यूट से यहाँ पर डिनोट होगा। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि इन दोनों को मिला देंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। और जब हम सिर्फ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम सिर्फ सॉल्यूट वाले को ऊपर रखेंगे और जो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को नीचे रखेंगे। और जब हमें सॉल्वेंट का निकालना होगा तो हम सॉल्वेंट को न्यूमरेटर में रखेंगे और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट तो आपका हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा ही। यानी कि एक बार में या तो सॉल्यूट को या तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के तरीके को ही हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और इनका सम जो होता है, यानी कि काइए जो कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट का निकालने का होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का, और काइबी जो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का होता है। इनका जो वैल्यू निकलेगा वो 1 के ही बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर या 1 से कम आना चाहिए। 1 के बराबर भी बहुत रेयर केस में, मेजरली 1 से कम ही आना चाहिए, क्योंकि 1 से कम आएगा तभी एक काम का है। मोल फ्रैक्शन बस इतनी सी बात होती है। और ज़्यादातर, और अगर n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए जाएंगे तो ये आपका पूरा इक्वेशन यहाँ पे दिया ही हुआ है, आप इसको अच्छे से देख ही सकते हैं। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मास परसेंटेज पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन डू नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर व्हाइल मोलैरिटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो आपने देखिए यहाँ पे देख ही लिया, यहाँ पे देखिए खुद ये बात भी साबित कर दी गई कि आपका मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज और साथ ही साथ आपका पीपीएम यानी कि जो पार्ट्स पर मिलियन होता है वो टेम्परेचर के साथ कोई रिश्ता अपना नहीं रखता है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, सिर्फ आपके मोलैरिटी में होता है। और मोलैरिटी, जैसे ही आपने मोलैरिटी को बढ़ाया आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो नीचे जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉल्यूम जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और जो मोलैरिटी रहता है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/वॉल्यूम के, इसलिए ऐसा होगा। ये चीज़ आपने समझ ली होगी। आगे देखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है कि जो भी आपका कंपोनेंट के जितने भी पार्ट्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स जो प्रोवाइडेड की गए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू 10⁶ से बस उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, पार्ट्स पर मिलियन मिल जाएगा। पीपीएम का भी किस्सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कभी कभी आ जाता है। और इसका एक बात हमेशा याद रखना कि ये तब यूज़ किया जाता है, एक बार पहले रब कर लेते हैं फिर बताता हूँ। तो इसको सबसे पहले रब करते हैं, इसको रब करते हैं, फॉर्मूला आपने देख लिया है और वाइट पेज पे भी आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो मैं समझा तो रहा हूँ इतना कि आप समझ लेंगे और कर भी लेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देते हैं बिना टेंशन के। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा जो पीपीएम रहता है ये एक लौता ऐसा वे होता है सोल्यूशन में किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने का जब ट्रेस क्वांटिटीज़ में हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट हो, ट्रेस क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट, ट्रेस क्वांटिटीज प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जब सॉल्यूट हमारा ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कौन सी भाषा में कहना चाहता हूँ, एक बार समझ के देख भी सकते हैं। ट्रेस क्वांटिटीज मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट में, यानी कि जब हमें ढेर सारे में थोड़े थोड़े अमाउंट का निकालना हो, उस तरीके से हम कह सकते हैं। पीपीएम आपका वही बताता है और ज़्यादा इससे कुछ नहीं होता। ये ट्रेस क्वांटिटीज़ में हमेशा सॉल्यूट प्रेजेंट रहे तब पीपीएम की बात हम करते हैं। ये सवाल एक बार पूछा हुआ था शायद सीयूटी में, जब वहाँ पर ट्रेस क्वांटिटीज़ में कौन सा यहाँ पर सॉल्यूट जो प्रेजेंट रहे तो हम कौन से फॉर्मूला को बेसिकली यूज़ करते हैं, तरीके से कर सकते हैं। तो पीपीएम का यूज़ होता है। मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज को बता देता हूँ। मास परसेंटेज का मतलब कि गिवन मास जो है, गिवन मास अपॉन टोटल मास, और मास अगर ग्राम में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। और वॉल्यूम परसेंटेज का भी बहुत ज़्यादा बखेड़ा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो गिवन वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, और अगर नीचे टोटल वॉल्यूम अगर आपका मिलीलीटर्स में है तब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, सॉरी आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें और कुछ नहीं है।
मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि गिवन मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि जो भी आपका सोल्यूशन का जितना भी वॉल्यूम है, मतलब जितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको नीचे रखेंगे और उसके अंदर जो सोल्यूट डिसॉल्व हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है वही हमारा यहाँ पर, तो उनकी क्वांटिटी कितनी है तो उनका मास कितना आ रहा है उसको हम ऊपर रखेंगे। यानी मास बाय वॉल्यूम का परसेंटेज यहाँ लिख देता हूँ। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब गिवन मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ऐसा कब होगा, और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर्स में है तो आप इसको चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। बस ये सारे वेज आपके पास यहाँ पर होते हैं। कितने वेज हमने देख लिए, आई थिंक अप्रॉक्स हमने 7 वेज शायद देख लिए। एक बार देख लेता हूँ, मैं रब करके लिखता हूँ यहाँ पे, आपके लिए टेंशन की बात नहीं है, बिना किसी टेंशन के हम लोग यहाँ पे करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पूरा वन शॉट कवर करेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, आपको यहाँ पर समझा के जाएंगे ताकि आप CUT में अच्छा परफॉर्म कर सकें। एक चीज़ मैं आपको लेकिन तब भी कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेरे सारे क्वेश्चंस अगर करके चले ही जाएं तो आपके 250 में से 250 आ ही जाएंगे। ऐसा मैं यूजुअली नहीं कहता हूँ, मैसेज बोलता हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ कि आपके 250 में 250 तो नहीं आएंगे। और क्योंकि मैं मार्क्स भी नहीं डिनोट कर सकता कि आप कितना स्कोर कर लेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको कह सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि आप मेरे वीडियोस अगर आपने देख के गए तो आपके कंसेप्ट ज़रूर, उस कंसेप्ट पे सवाल ज़रूर आएंगे पेपर में, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट मैंने उठा के आपको कराए हुए हैं सारे के सारे कंसेप्ट CUT रिलेटेड हैं। CUT में मोर देन मैं कह सकता हूँ 85% कंसेप्ट जो मैंने कराए हैं वो आपके CUT में अपीयर हो सकते हैं, सेम कंसेप्ट, बस क्वेश्चंस डिफरेंट रहेंगे लेकिन कंसेप्ट वही लगा रहेगा, बस ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर किस चीज़ की बात की थी, एक बार पहले देखते हैं। हाँ, तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे बात कर ली मोलैलिटी की, फिर हमने बात किया मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन का, काई से डिनोट किया, फिर मास परसेंटेज का, फिर वॉल्यूम परसेंटेज का, फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, नॉर्मैलिटी का और ppm का, और आई थिंक हाँ इतनी हमने यहाँ पे बात यहाँ पे की हुई है। तो इन सभी क्वांटिटीज़ में से सिर्फ एक मोलैरिटी और एक नॉर्मैलिटी, सिर्फ यही चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं और कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। और हाँ, एक ये वॉल्यूम परसेंटेज में भी हो जाता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। ओके, तो आपके पास 8 है यहाँ पे, 8 में से 3 डिपेंडेंट है और 5 डिपेंडेंट नहीं है। अगला क्या है, सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितने बढ़िया तरीके से आपका सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, जितना बढ़िया तरीके से डिसॉल्व होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही बढ़िया होगी। यानी कि सिंपल भाषा में अगर डेफिनेशन लिखोगे तो लिख ही लो यार, यहाँ पे जो कहा भी गया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature, कोई हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और ये जो डिपेंड करता है इस सॉल्यूट पे करेगा, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और सॉल्वेंट पे। भाई लाजमी सी बात है, तुम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवा रहे हो और सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, कितना बढ़िया तरीके से हो रहा है ये तो डिपेंड करेगा कि तुम उसका कितना अच्छे टेम्परेचर में रखे हो या कम टेम्परेचर पे रखे हो और कितना तुम प्रेशर लगा रहे हो। और 4 चीज़ों पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। लिख लो यहाँ पे, एक करेगी सॉल्यूट पे, दूसरा करेगी सॉल्वेंट पे, और उसके बाद तीसरा करेगी टेम्परेचर पे, और चौथा करेगी प्रेशर पे। इन 4 चीज़ों पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है जब हम किसी का भी सॉल्युबिलिटी निकालते हैं। सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना बढ़िया तरीके से हमारा एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया है, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और कुछ यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा डीप में नहीं होता है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ऑन डिसॉल्विंग द सॉलिड सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, मतलब कि ये जो आपका यहाँ पर सॉल्वेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें जो आपने यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूट डाला है, जैसे कि यहाँ पे आपने सॉल्वेंट मान लीजिए पानी लिया है और इसमें आपने चीनी डाल दी है, तब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है सॉल्वेंट की इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट जो है वो घुल जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है उसके साथ, तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं, जैसा आप सुनते नहीं है कि काफ़ी गाढ़ा हो जाना, वही आपके यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब है। तो कंसंट्रेशन बढ़ जा रही है और इसी प्रोसेस को ही हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं।
इसे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब कि सॉलिड सल्यूट जब अच्छे से आपके सॉलिड में डिसॉल्व हो जाए तब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और इसी को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। While when some solute particles in solution collide with other solid solute particles and get separated out of the solution, this process is called crystallization. अब यहाँ पर एक और मेथड आ गया क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक ट्यूब है जिसमें ये आपका यहाँ पर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ऊपर से आपने यहाँ पर सॉलिड सल्यूट डाला। जैसे एक बात होती है, जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आप अपने शुगर को मिक्स करते हैं वाटर में तो कुछ शुगर ऐसा होता है जो अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो डिसॉल्व नहीं होता है, वो एज इट इज़ रह जाता है। और फिर वो क्या रहता है, उस एज इट इज़ वाले में और जो आपका डिसॉल्व हो गया है उन दोनों में डिफरेंस हो जाता है और दोनों फिर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। पहले तो वो एक साथ आते हैं लेकिन बाद में वो अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि एक मिल जाता है एक नहीं मिलता है। या समझ लो कि तुम क्रिकेट खेलने गए, तुमने एक टीम में तुम जुड़ गए, अब वो टीम तुम्हारे साथ है और जो तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे साथ मान लो गया वो तुम्हारी ओपोनेंट टीम में है, वो तो तुमसे जुदा हो गया सिंपल। तो फिर तुम रहोगे तो दोस्त, लेकिन तुम उस पर्टिकुलर एक जो मैच खेल रहे हो उसके लिए तुम अलग रहोगे। वही केस यहाँ पे होता है सोल्यूशन में। जब तुम सल्यूट को डालोगे तो कुछ डिसॉल्व हो जाए, कुछ डिसॉल्व नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और ये जो सेपरेशन होता है, ये प्रोसेस ऑफ सेपरेशन जो होता है इन दोनों का, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसे ही हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे तुमको एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके समझाया है। जब कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाए और कुछ ना हो, तब वहाँ पर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और सोल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसी को हम कहते हैं, इस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन को ही क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। Dynamic equilibrium is the condition when number of solute particles going into the solution is equal to solute particles separating out. Dissolution and crystallization occur at the same rate. मतलब कि इसका कहने का मतलब कि जब हम जैसे ही कुछ सॉलिड सल्यूट जैसे मिक्स हो गया और कुछ जो है सॉलिड सल्यूट वो सेपरेट हो गया, लेकिन वो जो अच्छे से घुला और जो सेपरेट हुआ दोनों अगर सेम टाइम पर सेम रेट पर हुआ है, तब वहां पर इक्विलिब्रियम का केस आ जाता है, क्योंकि दोनों सेम फेज में सेम टाइम पर, मतलब कोई डिफरेंस वहां पे नहीं आएगा, तब वो केस डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिनोट करेगा। यानी कि जो सेपरेट आउट हुआ है और जो मिक्स हो गया है दोनों सेम रेट पर सेम टाइम पर अगर हो रहे हैं तो वहां पर एक कंडीशन आएगी जिसे हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ओके, यानी कि डिसोल्यूशन का मतलब कितना बढ़िया तरीके से सॉल्यूट का सॉलिड में घुलना, और क्रिस्टलाइजेशन कितने बढ़िया से सॉलिड सॉल्यूट जो डिसॉल्व नहीं हुआ है वो सेपरेट आउट होके निकल जाना सेम रेट पे, तब वहां पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाएगा। अगला देखते हैं, फ्रॉम लीच-टेलियर्स प्रिंसिपल, इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, the solubility should increase with rise in temperature, and if it is exothermic solubility should decrease। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर चलें लीच-टेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, लीच-टेलियर्स प्रिंसिपल के बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पे चलें तो यहाँ क्या होगा कि दो बातें होंगी। सबसे पहला, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है यानी कि अंदर ही प्रोसेस हो रहा है, यानी कि तुमने एक कंटेनर के अंदर कुछ मिक्सचर बनाया, उसके अंदर सल्यूट सॉल्वेंट अगर डिसॉल्व हो रहे हैं तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में क्या होगा, हमारा डेल्टा एच जो रहेगा, डेल्टा एच वो पहली बात तो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि 0 से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव होना ही है, और अगर उससे बड़ा रहेगा तब वहाँ पर हमारी जो सॉल्युबिलिटी रहेगी यानी कि काई, वो हमारा बढ़ेगा जैसे जैसे हम वहाँ पर हमारे यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज की तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और अगर एक्सोथर्मिक में हम बात करेंगे, यहाँ पे एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक का, तो एक्सोथर्मिक में क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक में पहली बात तो हमारा जो डेल्टा एच होता है वो पहली बात तो नेगेटिव हो जाता है, 0 से छोटा, और जैसे जैसे हमने यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाई हमारा जो यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा वो हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक के केस में सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा और डेल्टा एच की वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी।
एक्सोथर्मिक में ये होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब जो बाहर हो यानी कि सराउंडिंग में हो, और एंडोथर्मिक का मतलब जो उस सिस्टम में हो। बस सिंपल सी बात यही होती है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में, और ज़्यादा इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, इतनी बात होती है। अब आगे देखते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। जब सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जब तुमने एक बार सोल्यूट को डिसॉल्व करवा लिया सॉल्वेंट में अपने, और फिर तुमने और सोल्यूट को ऐड करने की कोशिश की, लेकिन वो तब उसमें और ज़्यादा अच्छे अब डिसॉल्व नहीं हो सकता है, तो उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। यानी तुमने एक सोल्यूशन बना लिया, अब तुमने चाहा कि तुम और सोल्यूट उसमें डाल दो, जैसे कि तुमने मान लो एक सॉल्वेंट लिया वाटर, उसमें तुमने नमक डाला और वो फिर एक सोल्यूशन तुम्हारा बन गया। अब तुमने और तुम्हारा मन किया कि हम और सोल्यूट डालेंगे, अब तुमने और सोल्यूट को उसमें ऐड किया, लेकिन वो वहाँ पर उसके साथ मिक्स नहीं हो रहा है, एक सोल्यूशन नहीं फॉर्म कर पा रहा है, तब उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि तुमने और अगर सोल्यूट डाला उसमें तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। बस इतनी सी बात होती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, अनसैचुरेटेड में डिसॉल्व हो जाएगा, जस्ट उल्टा, और कुछ नहीं। अब अगली बात यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर सबसे पहले लेकिन एक बार इसको रब कर लेते ताकि आपको आगे की बातें समझाई जा सके। एक मिनट, यहाँ पे रब कर लेते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ पर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात समझ में आई होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की बात मैंने यहाँ पे की, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जो कि अब आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा, तो बात करते हैं। तो अब यहाँ पे टेंशन नहीं लेते हैं, अब यहाँ पे शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। एक चीज़ और आता है कि यहाँ पर आपका सॉल्युबिलिटी जो रहता है वो इंक्रीज करता है अगर हमने यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज किया, लेकिन ऐसा तब होता है जब बात आती है गैसेस के केस में, यानी कि गैसेस की केस की, गैसेस इन लिक्विड। बेसिकली हम ये चैप्टर पढ़ क्या रहे हैं, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना चाहते हैं, हम सॉल्यूशन चैप्टर में अपने लिक्विड फेज जो हमारा सॉल्वेंट माना जा रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि हमने लिक्विड लिया, उसमें हमने गैस को डिसॉल्व कराया, या हमने लिक्विड को डिसॉल्व करवा दिया, या हमने सॉलिड को डिसॉल्व करा दिया। सिर्फ वही चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो वही बेसिकली बात यहाँ पे हो रही है कि गैसेस इन लिक्विड में क्या होता है, अगर तुमने सॉल्युबिलिटी को बढ़ाई तो टेम्परेचर तुम्हारा वहाँ पे बढ़ेगा, प्रेशर भी वहाँ पे बढ़ जाएगा। ये बात होती है हमारी जब हम बात करते हैं गैसेस इन लिक्विड की केस की। अब आ चुके हैं हम अपने सबसे पहले जो न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल बात, यहाँ फॉर्मूला याद कर लो, P = KH काई। ये आपका सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला होता है, इस पर सवाल बनते हैं। और अगर हम इसके लॉ की बात करें तो हेनरीज लॉ ने कहा था कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, वहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है लिक्विड में, यानी लिक्विड में गैस डिसॉल्व है, लिक्विड सॉल्वेंट है, गैस सोल्यूट है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन। यानी कि हमारा सोल्यूशन है उसके सरफेस के ऊपर जो हमारे गैसेस प्रेजेंट हैं, उन गैसेस के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा हमारे गैस का मोल फ्रैक्शन, या कह सकते हो सॉल्युबिलिटी जो उसकी है उस सोल्यूशन में। और यहाँ पे डायरेक्टली देखो दिया भी है कि P जो है वो डायरेक्टली S के यहाँ पे प्रोपोर्शनल है। और अगर हम यहाँ से एक चीज़ और देख लो, P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा X के, जो कि हमारा सॉल्युबिलिटी है या मोल फ्रैक्शन है, और KH जो है वो हेनरीज कांस्टेंट है, P जो है वो प्रेशर है। एक और चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, ये कभी कभी सवाल बन जाता है KH = P/काई। कभी कभी सवाल पूछ देता है कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी दे देगा और हेनरीज कांस्टेंट का वहाँ पे वैल्यू पूछेगा। इस पे मैंने सवाल अपने सॉल्यूशंस के MCQ सीरीज़ में कराया, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं बहुत आराम से। अगर KH यहाँ पर आपका बढ़ा, हेनरी कांस्टेंट अगर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ी तो हेनरीज कांस्टेंट कम होगा, और ये जो प्रेशर यहाँ पर रहेगा इसको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ में। आगे देखते हैं, और जो सॉल्युबिलिटी की यूनिट रहेगी वो एज सेम रहेगी जैसे कि कंसंट्रेशन की है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। The partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of gas in solution. मीन्स ये भी कुछ नहीं है, बस एक दूसरा तरीका है उसी लॉ को डिटरमाइन करने का। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, सबसे सिंपल चीज़ जो लिख सकते हैं वो होता है कि मोल फ्रैक्शन या solubility of a gas in liquid is directly proportional
टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। यहाँ पे लिख ही देता हूँ, सिंपल सोचने की जरूरत क्या है। नोट में मैं करवा रहा, नोट कर सकते हैं इसको चाहो तो, लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन of the gas in solution, mole fraction of gas in solution is directly proportional to partial pressure of the gas present in the solution, partial pressure of gas in solution। वही बात देखो, वही है, पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल काई के है, दोनों गैस इन लिक्विड के फॉर्म में है, यानी कि गैस इन सोल्यूशन, दोनों का प्रेशर और मोल फ्रैक्शन सेम रहेगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे। जितने ज़्यादा देखो यहाँ पे भी अगली बात लिखी हुई है कि इफ़ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन, तो हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मतलब कि कहने का मतलब बस यहाँ सिंपल तरीके से है, एक बार इसको रब करके दिखाता हूँ कि ग्राफ इनके बीच में एक बनेगा, ग्राफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन बस एक आपकी यहाँ पे चलेगी जब हम लोग पी और काई के बीच में बात करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैसा ग्राफ बनेगा आप पहले खुद से भी एक बार सोच के देखिए, एक बार खुद से सोच के देखने में भी ज़्यादा भाई हो है, क्योंकि पेपर आप ही को करना है, पेपर मुझे नहीं करना है, मेरा काम बस आपको पढ़ाना है। यहाँ पे देखते हैं, तो जो ग्राफ आपका यहाँ पे बनेगा, ये पी लेते हैं, इसको काई ले लेते हैं, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ जो रहेगा वो आपको यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। ये पी जो है ये आपका एक्स एक्सिस पे है, एक्स पे है, और ये जो यहाँ पर काई है ये हमारा वाई एक्सिस पे है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो ताकि समझ में आ जाए। ओके, एक और अच्छे से बना लेते हैं। ये आपका ऐसे है पी, ये हो जाएगा आपका काई, ग्राफ जो है वो सीधा ऐसे आएगा, ये आपका ग्राफ यहाँ पे बनेगा। बस हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। यही बात अभी मैंने बताई कि KH और काई जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। अगला है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हेनरीज लॉ से या तो आपका KH और काई के बीच में ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो उसके एप्लीकेशंस का ही सवाल पूछेगा, और ज़्यादा इससे नहीं आता है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होता है कि एप्लीकेशन होता है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, अ बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। यानी कि जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उससे हम कैसे पीनी पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि वो ठंडी रहे। तो उस केस में हम चाहते, और उसमें कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। हम चाहते हैं कि हमें वो पीने में अच्छी लगे, तो जितना अच्छे से CO2 गैस उसमें डिजॉल्व होगी उतना अच्छा हमें पीने में लगेगा। इसीलिए हम लोग CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी सॉफ्ट ड्रिंक्स में इंक्रीज करने के लिए उसे हम हाई प्रेशर के अंदर टाइट करके रखते हैं। यानी कि जो हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स के बॉटल की जो ढक्कन होती है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होती है, इसी वजह से होती है ताकि CO2 गैस उसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। बस यही उसका एक रीज़न होता है। और फिर टू अवॉइड बेंड्स एंड टॉक्सिक, बेंड्स जो है वो आपकी एक मेडिकल कंडीशन होती है जो कि होती है लोगों को, एंड द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। यानी कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो पानी के नीचे जाते हैं, तो वो अपने साथ वाटर टैंक्स लेके जाते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी हीलियम गैस वहाँ पर उनके साथ होती है, क्योंकि हीलियम गैस की जो सॉल्युबिलिटी रहती है वो ब्लड में काफ़ी कम होती है, और नाइट्रोजन गैस की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो वहाँ पे आपको फील होने लगता है, और मीन्स आपकी वहाँ पे कंडीशन ख़राब होने लगती है, और उसी मेडिकल कंडीशन को हम लोग वहाँ पे बेंड्स कहते हैं। बेंड्स जो होती है वही आपकी मेडिकल कंडीशन होती है जो स्कूबा डाइवर्स को फेस करनी पड़ती है अगर वो अपने साथ वाटर टैंक बिना लिए डायरेक्टली वाटर के अंदर डीप में जाने लगे। तो उसी से बचने के लिए बस वहाँ पर हीलियम गैस को हम वहाँ पर उनके वाटर टैंक्स में भर देते हैं। फिर यहाँ पे अगला है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है जो कि मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में, यानी कि स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में। तो ये दिया हुआ है कि स्मॉल m यानी मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 माइनस डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है आपका, डेंसिटी तो आप जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और माइनस हम करते हैं किससे, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि हमारे पास जो भी कंपोनेंट दिया रहता है उसका मोलर मास जो रहता है हम मोलैरिटी से उसको रिड्यूस कर दे, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
और ये यहाँ पर टोटल रिलेशन होता है। कभी कभी सवाल यहाँ पे पूछता है मोलैलिटी और मोलैलिटी का रिलेशन निकालो, एक क्वेश्चन वहाँ पे दे सकता है, तब उस केस में ये फॉर्मूला यहाँ पे काम आता है। वैसे तो ये आता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन एक बार फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। फॉर्मूला एक बार याद कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है अभी तक ना आया हो, वो आ भी जाए, जो नहीं होता है वो आ भी जाता है कभी कभी। तो हर चीज़ को देखना ज़रूरी है, जितने भी चैप्टर्स बचे हैं सब देखना ज़रूरी है, एक दो को भी नहीं छोड़ना है। ओके, यहाँ पे देखिए बता भी दिया कि m जो है कैपिटल M वो मोलैरिटी है, m2 जो है वो हमारे जो भी हमारा वहाँ पर कंपोनेंट हमारा प्रेजेंट है यानी कि सॉल्यूट उसका मोलर मास है, और जो d है वो डेंसिटी है सोल्यूशन का। और फिर एक और यहाँ पर केस आता है, एक और केस आता है जब हम यहाँ पर पूछते हैं, एक मिनट पहले इसको रब करके आपको बताते हैं। यहाँ पर एक सेकंड पहले इसको इरेज करना है। हाँ, बिना किसी अब इसको आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और कभी कभी पूछता है कि हमें ओवरऑल वहाँ पर मोलैरिटी पूछ देता है कभी कभी, जब आपके सामने दो कंपोनेंट्स की मोलैरिटी भी दी रहे और उसका वॉल्यूम भी दिया रहे, तब कभी कभी ओवरऑल मोलैरिटी, टोटल मोलैरिटी कितनी होती है वो भी कभी कभी पूछ देता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये मैंने अपने MCQ सीरीज में कराया भी हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। वो होता है ओवरऑल मोलैरिटी, यानी कि इसको M टोटल लिख लीजिए कि टोटल मोलैरिटी कितनी हुई है, वो होती है M1V1 M2V2 अपॉन M1 प्लस M2। ये होती है दो कंपोनेंट्स के लिए, दो कंपोनेंट्स के लिए आपकी आती है, यानी कि दो कंपोनेंट्स, यानी कि आपके सामने दो कंपोनेंट्स या दो सोल्यूशन दिए रहेंगे, उसकी मोलैरिटी आपको दी रहेगी, उसका वॉल्यूम आपको दिया रहेगा, और फिर वो टोटल ओवरऑल मोलैरिटी कितनी होगी इन दोनों की मिक्स करने पे, वो आपसे पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला उस केस में हेल्पफुल है। इससे भी लेकिन सवाल जल्दी बनते नहीं, लेकिन याद कर लो भाई क्या जा रहा है। अगला क्या है, फॉर डाइल्यूशन M1V1 इक्वल टू M2V2 और N1V1 इक्वल टू N2V2 फॉर ऑल केसेस लाइक एसिड बेसिस एंड डाइल्यूशन। मतलब कि जब डाइल्यूशन का केस आता है, जब डाइल्यूशन होता है सॉल्यूशंस में, तब उस केस में हमारा दो सॉल्यूशंस का मोलैरिटी और वॉल्यूम जो रहता है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, और साथ ही साथ अगर नॉर्मेलिटी दिया है तो वो भी इक्वल हो जाता है। तो अब इससे एक चीज़ और सोच लो, तब तो ओवरऑल नॉर्मेलिटी भी आ सकती है। ओवरऑल नॉर्मेलिटी वो कैसे निकलेगी, ओवरऑल नॉर्मेलिटी भी शायद इसी के तरीके से यहाँ पर आएगी आपकी N1V1 प्लस N2V2 अपॉन N1 प्लस N2। ये ओवरऑल यहाँ पर बन के आती है और ये आ ही जाती है। ऐसे तो नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट जल्दी पूछता नहीं है और अभी तक पूछा भी नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि आ जाए। तो देख, अब चलते हैं आगे। तो बस इतनी ही बात थी हमारी गैस इन लिक्विड की। गैस इन लिक्विड की अब हमने सारी बात कर ली है। गैस इन लिक्विड में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक आपका हेनरीज लॉ है, प्लस उसके एप्लीकेशंस, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट और सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट। बस इतनी तीन चीज़ें आपको वहाँ पर बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है, और ज़्यादा डीप में आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको सलाह दूंगा कि उतना ही पढ़ो जितना NCERT में दिया है, उसके बाहर ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि उससे आगे नहीं पूछेगा, यही बात है, और टाइम भी अब कम है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस की, यानी कि अब हमारी बात होगी लिक्विड इन लिक्विड की। अभी तक हम बात कर रहे थे गैस इन लिक्विड की, अब बात होगी लिक्विड इन लिक्विड की, यानी कि लिक्विड हमारा सॉल्वेंट रहेगा और लिक्विड ही हमारा सॉल्यूट रहेगा। जैसे कि हमने वाटर में क्लोरोफॉर्म डाला तो वो हमारा हो गया। और यहाँ पर लिक्विड इन लिक्विड में हमारा जो अगला लॉ आता है वो हमारा शुरू करता है राउल्ट्स लॉ, वो होता है हमारा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ हेनरीज लॉ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट लॉ यहाँ पर है जिससे सवाल आते हैं। अब राउल्ट्स लॉ हमारे क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक सोल्यूशन के लिए, फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड हमारा वोलेटाइल है, ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी कि लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड जो एक दूसरे रिस्पेक्टिव लिक्विड में प्रेजेंट है, उस लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के। यानी कि कहना चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ पर P जो है ये भी डायरेक्टली काई के ही प्रोपोर्शनल है।
यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन लिक्विड। और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो P इज इक्वल्स टू P नॉट काई हमारा यहाँ पे आ जाता है। P नॉट जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, P नॉट क्या होता है, P नॉट हमारे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का गिवन वेपर प्रेशर होता है, गिवन वेपर प्रेशर होता है। और दो कंपोनेंट के लिए यहाँ पे दिया ही हुआ है कि देख लो P1 प्रोपोर्शनल है काई1 के, और इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो P1 इक्वल टू P1 नॉट काई1 हो गया है। और यहाँ से P टोटल अगर हमने निकाला है दूसरे कंपोनेंट का, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरे कंपोनेंट का भी देख सकते हो, और इन दोनों का टोटल करने पर हमें इतना मिलेगा, यानी कि यहाँ देख लो PT इक्वल्स टू P1 प्लस P2 विच विल गिव P नॉट 1 काई1 प्लस P नॉट 2 काई2। ये हमारा यहाँ पर P टोटल होगा। अब आगे और कुछ अगर करने की ज़रूरत पड़े तो करके देख लो, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में मत जाना। ओके, आगे चलते हैं। आई थिंक ये पेज शायद बाद में आने वाला था क्या, एक सेकेंड, आई थिंक ये आपका 2 बार ऐड हो गया है। हाँ 2 बार ऐड हो गया है, टेंशन लेने की वैसे बात नहीं है, एक ही चीज़ है दोनों। तो यहाँ पर देखिए लिखा ही हुआ है कि अगर y1 और y2 अगर हमारा मोल फ्रैक्शन यहाँ माना जा रहा है कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 का वेपर फेज में, तो P1 इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल या P2 इक्वल टू y2 इंटू पी टोटल। यानी कि कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये यहाँ पर जो हमारा काई है इसको y से डिनोट कर दिया गया है। ये काई है, काई को अच्छे से बना ले यार, ऐसे लिख लो, यहाँ देखो काई इक्वल टू y यहाँ पे कर दिया गया, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे बेसिकली नहीं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक चीज़ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो कि यहाँ पर हम मेंशन्ड है, इन द सोल्यूशन ऑफ ए गैस एंड लिक्विड वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज अ गैस, एंड वी कैन से दैट राउल्ट्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच Kh बिकम इक्वल्स टू P नॉट। मतलब कि हमारा जो हेनरी लॉ होती है और जो यहाँ पे राउल्ट लॉ होता है, इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये दोनों जो रहते हैं, सिर्फ अगर देखेंगे तो दोनों का प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, गैस लिक्विड लिक्विड इन लिक्विड का। सिर्फ हमारा यहाँ पे हेनरी लॉ में क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले हेनरी की बात, जो P जो है वो आपका हो जाता है KH इकाई, और जो हमारा राउल्ट कहते हैं, राउल्ट वो यहाँ पर होता है P इज इक्वल्स टू P नॉट काई। ये दो केसेस होते हैं, सिर्फ जो हमारा यहाँ पे KH है और यहाँ पे P नॉट है, सिर्फ यही एक दोनों से डिफर करता है। और इन्हीं के डिफरेंस की वजह से ही हम कहते हैं कि जो हमारा हेनरी लॉ है वो एक राउल्ट लॉ है, वो एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, क्योंकि दोनों में पार्शियल वेपर प्रेशर और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ KH और P नॉट एक दूसरे से डिफर करता है बस। अगर हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। यानी कि अगर हमारे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अगर हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, तो अब उस केस में क्या होगा, हमारे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो रहेगा वो डिक्रीज होगा, यानी कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अभी आगे जाके हम एक 4 अच्छी प्रॉपर्टीज अभी पढ़ने वाले हैं जो कि आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लो कि अगर यहाँ पे एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, जैसे ये सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट है, अगर तुमने इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो वोलाटाइल नहीं होता है, वो बढ़िया सोल्यूट होता है कह सकते हैं, उसको अगर तुमने डाला सॉल्वेंट में, तब उस केस में क्या होगा, इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर Vp से डिनोट करना वेपर प्रेशर को, ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो सोच रहे हो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा एग्जैक्टली जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट फिर समझ लो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बस यही 3 चीज़ें यहाँ पे होती हैं, मैं FPT से डिनोट करूँ, ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज इन सोल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट्स रिड्यूस्ड, थस रिड्यूसिंग द वेपर प्रेशर। इससे क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपल भाषा में कह दिया, सॉल्वेंट हमारा ज़्यादा रहता है और सोल्यूट हमारा कम रहता है, तब तो सोल्यूशन वोलेटाइल होता है, बढ़िया चलता है। लेकिन अगर तुमने उसमें और सोल्यूट डाल दिया, और ज़्यादा सोल्यूट डाल दिया, जैसे तुम सोचो कि तुमने एक छोटे से गिलास में तुमने पूरा पानी भर दिया है और तुमने उसमें मान लो थोड़ी सी चीनी डाल दी, तब तो ठीक है।
लेकिन अगर तुमने उसमें एक पूरी पैकेट चीनी डाल दी, तब उस केस में क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट बहुत कम हो जाएगा और सॉल्यूट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सॉल्वेंट जितना सरफेस एरिया ले रहा है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। और अगर सरफेस एरिया रिड्यूस हुआ तो वेपर प्रेशर भी रिड्यूस होगा। इससे ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया जितना कम होगा सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर उतना ही डिक्रीज होगा, और जितना ज़्यादा लेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। समझे? उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। बहुत आसान तरीका है यार, मतलब फिर से जितना सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, और जितना कम उतना ही कम। बस अब बात आती है यहाँ पर हमारी आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो 3 चीज़ें याद कर लो। यहाँ पे सबसे पहले इसको रब कर लेता हूँ मैं, फिर आपको बता देता हूँ। तो देखिए, तो लिख लो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। एक होता है हमारा यहाँ पर आइडियल, और यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ आपका होता है नॉन आइडियल। अब आइडियल में क्या होता है, आइडियल का मतलब पहला पॉइंट, ओबे करेगा राउल्ट लॉ को, ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। और ये जो नॉन आइडियल है ये हमारा नॉट ओबेज राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करेगा, यानी राउल्ट लॉ से इसको कोई मतलब नहीं। राउल्ट ने जो भी बात कही थी, इस बात को ये नकारता है नॉन आइडियल, और आइडियल हमारा उसको मानता है। और जबकि इस पूरे यूनिवर्स में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो आइडियल माने जाते हैं, मैक्सिमम सोल्यूशंस आपके नॉन आइडियल ही होते हैं। ठीक है, अब आइडियल में क्या होता है, आइडियल में अगर हमारा ए जो है सॉल्वेंट है, बी सोल्यूट है, ये दोनों जो रहते हैं ये इक्वल रहते हैं अगर हमने 2 तरीके का सोल्यूट यूज़ किया, या हमने 2 तरीके का सॉल्वेंट या 2 तरीके का सोल्यूट। यानी कि हमारी बाइनरी मिक्सचर्स में, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाइनरी मिक्सचर्स में, हमारा ए बी का इंट्रैक्शन जो है वो लगभग बराबर होता है ए और बी इंट्रैक्शंस के। यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट का जो इंट्रैक्शन रहेगा वो पूरी तरीके से इक्वल रहेगा 2 सोल्यूट के इंट्रैक्शंस के या 2 सॉल्वेंट के इंट्रैक्शंस के, तो डिफरेंस नहीं होगा। और जो तीसरी लास्ट बात इसमें होती है वो होता है हमारा डेल्टा एच मिक्सचर जो रहता है वो 0 होता है, साथ ही साथ डेल्टा वी मिक्सचर यानी वॉल्यूम मिक्सचर भी 0 होता है। और नॉन आइडियल में क्या होता है, नॉन आइडियल में जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सचर जो रहता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, डेल्टा वी मिक्सचर भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा केस आता है ए बी और ए बी बी इंट्रैक्शन का, फिर यहाँ से खेल शुरू होता है असली नॉन आइडियल सोल्यूशन में, जो कि आपको यहाँ पे शो करता है 2 चीज़ें इंट्रैक्शंस के बेसिस पे। एक आती है आपकी पॉजिटिव डेविएशन, और एक होती है, बोलो दूसरा समझ ही गए होगे, निगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में बस फर्क एक चीज़ का आता है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या रहता है कि हमारी जो ए बी इंट्रैक्शंस रहती हैं, ए बी इंट्रैक्शंस, अगर हम लोग पॉजिटिव डेविएशन में बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन में ए बी इंट्रैक्शंस जो रहती हैं वो हमारी बहुत कमज़ोर होती हैं। अगर हम लोग ए या बी बी इंट्रैक्शन की बात करें, ये यहाँ पर कमज़ोर होती हैं अगर हम लोग पॉजिटिव डेविएशन में बात करें। और नेगेटिव डेविएशन में बात करें तो जस्ट इसका उल्टा, यानी कि ए बी इंट्रैक्शन जो रहती है वो हमारी स्ट्रॉन्गर होती है ए या बी बी इंट्रैक्शन से, ये हमारे यहाँ पे होती है। ओके, यहाँ पे अगर हम आगे पढ़ें, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, जो हमने बता दिया। द वेपर प्रेशर इज इधर हायर। तो एक चीज़ और, पॉजिटिव डेविएशन के केस में हमारा जो वेपर प्रेशर है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ये हाई रहेगा, और नेगेटिव डेविएशन में हमारा वेपर प्रेशर जो है वो यहाँ पर कम रहेगा। ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रख लो, हाई रहेगा तो पॉजिटिव डेविएशन, लो रहेगा तो नेगेटिव डेविएशन, और लोअर that predicted by Raoult's law. In case of positive deviation from Raoult's law, mixture of ethanol। और हाँ एक चीज़ और, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के सबसे ज़्यादा चीज़ अगर पेपर में पूछती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल भर भर के पेपर में आते हैं, किसी भी एग्जाम को उठा लो, चाहे CVT हो चाहे नीट हो या जेई का भी बात कर सकते हो। इन सब में
इन दोनों से पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन से इतने भर भर के एग्जाम्पल पूछ देता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स को अगर समझ लो तो बहुत मजा आ जाएगा, आराम से कर लोगे इसके क्वेश्चन सॉल्व, और ज़्यादा इससे नहीं पूछता है। अब मैं आगे दिखा देता हूँ। और यहाँ पे फिर देख सकते हैं ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है पॉजिटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए आई थिंक, और ये जो है ये नेगेटिव के लिए है, ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए। तो इस ग्राफ को भी देख लो, ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पड़ता है। अब ग्राफ देख सकते हैं, ये जो हमारी डॉटेड लाइन है ये हमारा नॉर्मल वेपर प्रेशर है, और जब पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर देखिए इंक्रीज होकर ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। और जब नेगेटिव डेविएशन हो रहा है तो ये जो नॉर्मल वेपर प्रेशर सोल्यूशन है इससे हमारा ये वेपर प्रेशर नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, हर केस में देख सकते हो। तो ये समझ लो ग्राफ से भाई इतना मैथ्स तो आती होगी, आराम से समझ सकते हो। ग्राफ नीचे गिर रहा है जब वेपर प्रेशर नीचे आ रहा है नेगेटिव डेविएशन में, और जब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन में वो ऊपर जा रहा है। पॉजिटिव डेविएशन में हम देख सकते हैं डेल्टा एच मिक्सचर हमारा पॉजिटिव रहेगा, जीरो नहीं रहेगा, और डेल्टा वी मिक्सचर पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव डेविएशन में ये हमारा नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। इसको अच्छे से देख सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आपके एस्पेक्ट से, इसको आपको समझने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए अच्छे से। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो, जो लास्ट चीज़ यहाँ पे है वो है हमारी बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस में क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉलिड सॉल्वेंट बस प्रेजेंट हो एक तरीके का, और उनकी कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज दोनों में सेम रहे, लिक्विड और वेपर में होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो बात होती है हमारी एजियोट्रोप्स की। अब एजियोट्रोप्स हमारे क्या होते हैं, एजियोट्रोप्स जो रहते हैं वो हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स या कह सकते हैं ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन में, जो चाहे वेपर फेज हो चाहे लिक्विड फेज हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे उनकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगी। चाहे तुम उसमें कुछ भी कर दो, चाहे उसका कितना भी वेपर प्रेशर बढ़ा दो या उसको कितना भी डिस्टिल आउट करने की कोशिश करो, लेकिन उसकी कंपोजिशन हर फेज में सेम रहेगी। तब उन कंपोनेंट्स को या उन मिक्सचर्स को हम लोग एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। और यही बात बस हमारे एजियोट्रोप्स में होता है। एजियोट्रोप्स के भी यहाँ पे सवाल का पूछ लेते हैं, एक बार मैं इसे यहाँ पे लिख ही देता हूँ। इस प्लेस का अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, पहले इसको रब कर लेते ताकि आपको समझा सकूँ आगे। देखते हैं आगे क्या होता है हमारा। इसको यहाँ पे रब करते हैं ताकि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे ज़्यादा ना पड़े। हाँ, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो देखिए एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, लिख लीजिए एक बार, यहाँ पे मैं लिखवा ही देता हूँ। एजियोट्रोप्स components always in same phase, components always in same phase and composition, सेम फेज और कंपोजिशन में रहें, चाहे कैसा भी सोल्यूशन हमारा हो, उसी को हम एजियोट्रोप्स कहते हैं। Components always in same phase and composition in a given binary mixture or a solution in either liquid or vapor phase are considered to be as agiotropes or agiotropic mixtures। मतलब कि इनकी कंपोजिशन को हम डिस्टिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सेम कंपोजिशन इनका रहेगा, मतलब जितने अमाउंट में डालोगे उतने अमाउंट में रहें, उन्हीं को एजियोट्रोप्स कहेंगे। और एक चीज़ और, जब पॉजिटिव डेविएशन का केस आता है, पॉजिटिव डेविएशन का केस आएगा, तब वहाँ पर बात होती है हमारी किसकी होती है, वो होती है हमारी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और दूसरा होता है हमारा निगेटिव डेविएशन, जिसमें होता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये होता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा भी हुआ है, द सॉल्यूशंस विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स
and solutions which show large positive deviation from also form minimum boiling azeotropies। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना आपके लिए जरूरी है। तीसरी बार कह रहा हूँ भाई, ले जरूर लेना, बहुत अच्छी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आगे चलते हैं हम। ये भी वही बात है, ये पिछले वाला सेम ही है, ये सेम चीज है पिछले वाला, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ चुका है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का पूरा यहाँ पे चिट्ठा मैंने यहाँ पे खोल दिया है। तो सारे के सारे एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, सारे एग्जांपल्स उठा लो, इसका ग्राफ देख लो, क्या ओबे करते हैं क्या नहीं ओबे करते हैं, इंट्रैक्शंस कौन से वीक होते हैं स्मॉल होते हैं, सब का सब यहाँ पे देख लो, सब का सब समझा चुका हूँ। और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब के सब यहाँ पर पढ़ लो, और इस पेज का स्क्रीनशॉट तो डेफिनेटली ले लो अगर नहीं लिया है तो। वैसे तो बहुत लोग ले ही लिए होंगे, ठीक है, चिंता की बात नहीं है। अब चलते हैं हम आगे। अब आ चुके हैं हम अपने इस चैप्टर के अपने तीसरे पड़ाव पे। तीसरे पड़ाव में अब हम यहाँ पर बात करेंगे, हमने सबसे पहले बात की थी गैस इन लिक्विड की, गैस इन लिक्विड की हमने बात की थी। फिर हमने लिक्विड इन लिक्विड की बात की, और अब हम फाइनल टच में अपने आ गए हैं जहाँ पे हम बात करेंगे अब सॉलिड इन लिक्विड की, सॉलिड इन लिक्विड की। हमने गैस इन लिक्विड में जब बात की तो हेनरी लॉ का केस आया, यहाँ पे लिख लो, सीधा सीधा बता देता हूँ। गैस इन लिक्विड में हेनरी लॉ आई, मतलब कि ये न्यूमेरिकल्स के एस्पेक्ट्स में बता रहा हूँ। लिक्विड इन लिक्विड की बात की तब हमें राउल्ट्स लॉ मिला, और अब जब हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे तब बात आएगी अब हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे एक सोल्यूशन में, उन्हीं को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। याद रखना, ये सिर्फ सोल्यूशन में कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स है सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा, वो कितने हैं बस उस पे, बस उनका नेचर कैसा है या वो कैसे आए हैं क्यों आए हैं किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। वो प्रॉपर्टी सिर्फ उनके नंबर, उनके अमाउंट पे डिपेंड करेगा, उन्हीं को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कंसिडर्ड टू बी एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे एक बात कितनी अच्छी तरीके से लिखी हुई है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात है, और ये मोलर मास के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। यानी कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब हम देखने वाले हैं सब में मोलर मास यानी कि जो उनका MB है वो हमेशा इनवर्स रिलेशन में ही आएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे आ गई है हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में क्या है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब कि अगर हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाला तो हमारा वेपर प्रेशर पहली बात तो डिक्रीज होगा, दूसरी बात हमारा जो सॉल्वेंट का जो हमारा वेपर प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन के, यानी कि हमारा सॉल्वेंट में जो वेपर प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP से मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसमें हमारा जो वेपर प्रेशर रहेगा सॉल्वेंट का वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, क्योंकि हमने सॉल्वेंट में डाला है, सॉल्वेंट के लिए हमने डाला है। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कभी कंफ्यूज मत होना। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो तुमने डाला है, जैसे कि वाटर। सॉल्यूशन का मतलब होता है जब उसमें सॉल्यूट घुल जाए, उसमें मिल जाए, तब सॉल्यूशन होता है, समझे। जब घुल जाएगा सॉल्यूट सॉल्वेंट मिल जाएगा तब सॉल्यूशन बनेगा, जब सिर्फ सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालोगे तब वहां पर सॉल्वेंट आएगा, समझे। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वो ज़्यादा रहेगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। और RLVP का यहाँ पे अगर पूरा का पूरा फॉर्मूला देखो तो यहाँ पे दिया ही हुआ है और पूरे वे में यहाँ पे समझाया गया है। एक बार मैं इसको यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ लिख के। पहले इसको रब करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इतनी बातें समझ रही होंगी। हाँ, तो अब यहाँ बात करते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं। तो RLVP का हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो डायरेक्टली यहाँ पर याद कर लो, आता है P0 - P/P0 इक्वल्स टू
ये हो जाएगा हमारा NB अपॉन Na। ये हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पर होता है। और यहाँ पे हम चाहें तो देख भी सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू NB अपॉन Na। N2 को मैंने NB माना है, N1 को मैंने Na माना है, और P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, ये डायरेक्टली हमारा RLVP का पूरा फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला देख लो, इसके डेरिवेशन वगैरह या किसी भी एस्पेक्ट पे और मत जाओ, क्योंकि गए तो उसमें उलझ के रह जाओगे। बाकी चीज़ यहाँ पे चाहो तो समझ के लिख सकते हो, कहो तो एक और आगे स्टेप यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ, लिख ही लो यार। कितना हो जाएगा P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू ये हो जाएगा हमारा MA अपॉन WA। ये भी एक फॉर्मूला आगे जाके बन जाएगा। हो सकता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से चाहे तो ये भी पूछ सकता है कि इसका फॉर्मूला ही आगे लिखो, तो फॉर्मूला को थोड़ा बहुत तो आगे देख ही लो कैसे लिखोगे, ज़्यादा उसको हद से ज़्यादा उसके डीप में मत जाओ, फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे होने वाला है। अब बात हो गई रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे किसकी, अब अगली बारी हमारी आने वाली है, सोचो सोचो किसकी आ रही है, अरे भाई सामने ही लिखा होगा, सामने ही देख लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से मतलब तुमने क्या समझा, क्या समझा, कोई समझा तो बताओ। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब है कि हमारा वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा, लेकिन अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालते ही। लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो दूसरा होता है, ये लिख लो, एलिवेशन, पूरा लिख देता है एलिवेशन इन BPT, BPT का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। इसको जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर उल्टा होता है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, ये चीज़ याद रख लो। यहाँ पर BPT सोल्यूशन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, यानी कि BPT ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन BPT ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा रहेगा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है उसको डायरेक्टली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये होता है डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी ये होती है। अब डेल्टा TB को अगर लिखोगे तो डेल्टा TB होता है हमारा इक्वल्स टू T, ये होता है हमारा TB माइनस T नॉट B, यानी कि ये हमारा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में से हम सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करते हैं तो हमें डेल्टा TB मिलता है। तो डेल्टा TB का हम अगर पूरा और भी डीप में और जाएं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये हमारा पूरा फॉर्मूला डेल्टा TB का निकल के आता है, मैंने इस पर न्यूमेरिकल कराया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये हमारा पूरा होता है और इसकी जो यूनिट आती है डायरेक्टली याद कर लो, केल्विन kg मोल इनवर्स यहाँ पे होती है। कभी कभी यहाँ पर यूनिट भी पूछ सकता है, तो यूनिट को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। यही पूरा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे हमें बेसिकली जाना है, हमें इसके एक्सप्लेनेशन वगैरह पे अपने इसके कह सकते हो कि डीप डेरिवेशन में नहीं जाना है। और एक चीज़ और यहाँ पे लास्ट में देख लो, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। KB जो रहता है इसे हम कहते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, KB होता है हमारा एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इतना ही होता है हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में। इसका ग्राफ वगैरह आगे देख सकते हो हम लोग चाहें तो। अब अगली बारी आ गई हमारी तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो कि होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये जस्ट बॉइलिंग पॉइंट की पूरी उल्टी होती है, ये F हो जाएगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट पूरा का पूरा यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो, अच्छे से देख लो यहाँ का सेंटेंस एक बार लेकिन पढ़ लो। When a non-volatile solute is added to a solvent, the freezing point of solution always lower than that of pure solvent as the vapor pressure of the solvent decrease in the presence of non-volatile solute। यानी कि एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सीधा लिख लो यार, वेपर प्रेशर जो रहता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे बॉइलिंग पॉइंट के। ये रिलेशन भी याद कर लो, कभी कभी काम में आ जाएगा डायरेक्टली, ये रिलेशन ही याद कर लोगे ना तो काम में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डेल्टा TF इक्वल्स टू
के एफ इंटू मोलैलिटी, और यहाँ पे डेल्टा टी एफ थोड़ा सा चेंज होता है, ये होता है हमारा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये हमारा सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्योंकि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो रहता है वो सॉल्वेंट का ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू सोल्यूशन के, क्योंकि यहाँ पर डिप्रेशन हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, उसी से समझ लो, समझे। तो सोल्यूशन का डिक्रीज होगा, सॉल्वेंट का बढ़ जाएगा। और अगर पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखने का अगर हम बात करें तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारा डेल्टा टी एफ निकालने का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर प्रोसीजर वगैरह मैंने दे दिया है। और कभी कभी ये एम बी को निकालने के लिए पूछ देता है, तो एम बी अगर उधर चला जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो ये भी कभी कभी यहाँ पर मॉलिकुलर वेट ही डायरेक्टली पूछ देता है, तो ये भी तुमको निकालना आना चाहिए। और इसकी भी जो यूनिट रहेगी, इसकी ये भी सेम वही आएगी, केल्विन केजी मोल इनवर्स। और हम लोग के एफ को क्या कहेंगे, ये यहाँ पे लिख लो, के एफ को हम कहेंगे यहाँ पर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये होगा हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये हो जाएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका ले लो, क्योंकि अब यहाँ पर चीज़ें रब होने रही। 1 2 3, ठीक। अब इसको मैं रब करता हूँ। अब इसके बाद हम अपनी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर देखने वाले हैं। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखते ही फिर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं, इससे ज़्यादा सवाल जो रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के आते हैं। कभी कभी फॉर्मूला के भी पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करोगे। तो बस ये बेसिकली इसमें होता है। हाँ, तो अब हम अपने आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आ गए हैं, जो कि है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले 3 डेफिनेशन सुन लो, और अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो। सबसे पहला ऑस्मोसिस क्या होता है ये तो समझ लो। ऑस्मोसिस का मतलब कि जब हमारा सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि वाटर के H2O मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, उसका जब मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से एक लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में, तब वहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। यानी कि लिख लो यहाँ पे एग्जांपल, द प्रोसेस इन विच movement of solvent molecules is from a region of higher concentration to a region of lower concentration is known as osmosis। यानी कि जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से एक लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में जाएंगे, तब वहां पे उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। और जब इसका उल्टा होगा, यानी कि जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएंगे, तब हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। यहाँ पे एक बार मैं लिख भी देता हूँ, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होगा, हाई टू लो जाएगा, ठीक। और अगर रिवर्स में बात करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो इसका उल्टा लो टू हाई में जाएगा, बस। और फिर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कभी कभी हम चाहते हैं कि इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम रोक दें, तो इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जब हम कुछ प्रेशर लगाते हैं तो उसी प्रोसेस को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी द प्रेशर अप्लाइड फॉर स्टॉपिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको हम डिनोट करते हैं पाई से, और फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT, जहाँ पे पाई जो रहता है वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, C जो रहता है वो यहाँ पर मोलैरिटी होती है, R जो रहता है वो हमारा गैस कांस्टेंट होता है। गैस कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूलेस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और T जो होता है वो हमारा यहाँ पर टेम्परेचर होता है। सिर्फ यही बेसिक सा पूरा फॉर्मूला यहाँ पर है जो आपको सीखने की ज़रूरत यहाँ पर है, और ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग और गुणा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और बस एक चीज़ यहाँ पर इसमें देख लो, ये लाइन यहाँ पर अच्छे से पढ़ लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो यूज़ किया जाता है प्रोटीन्स, पॉलीमर्स और कुछ अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए, निकालने के लिए कभी कभी ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स की बात होती है। तो प्रोटीन्स और पॉलीमर्स में तो कुछ मॉलिक्यूल्स आते ही हैं, तो उसका मोलर मास को भी हम चाहें तो ऑस्मोटिक प्रेशर के दम पे डिटरमाइन कर सकते हैं। समझे?
समझ गए होगे, और नहीं समझे तो एक बार खुद समझ लो या फिर थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लो, क्योंकि अब हमें वीडियो को आगे लेके चलना है। वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी तो हो ही गई होगी आई थिंक, तो आगे देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर अब देखिए, अब अगली बात यहाँ पे कही गई है कि टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेंपरेचर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे तीन तरीके के सॉल्यूशंस आते हैं। एक होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक, और एक होता है हाइपोटोनिक। यहाँ पे लिख लो आइसोटोनिक। आइसोटोनिक एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक, और एक होता है हाइपोटोनिक। इस तरीके के हमारे तीन सॉल्यूशंस आते हैं। आइसोटोनिक में क्या रहता है कि हमारा पाई1 जो रहता है, पाई1 इक्वल टू पाई2 रहता है। यानी कि जब दो सॉल्यूशंस हमारे सामने दिए रहेंगे, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर जब एक दूसरे के इक्वल होंगे, तब उन सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहेंगे। और जब हमारा पाई1 मान लो एक सॉल्यूशन का जब ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे वाले से ज़्यादा हो, तब उसे हम हाइपरटोनिक कहेंगे। और हाइपोटोनिक का मतलब होता है जब एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जब दूसरे वाले से कम हो, तो उसे कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ये तीनों बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पर दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसको पढ़ लोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। इस पेज का मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट दिए हुए हैं, सॉरी यहाँ तक के, ये सब आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स होने वाले हैं, आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कम बना दिया है, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। ठीक, अब हम अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने का ये जरूरत पड़ा कि जब भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से किसी भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हो, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, तो वहाँ पर जो हम निकाल रहे थे ये सब चीज़ें, वहाँ पर कंपोनेंट्स का हम ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि वो पूरी तरीके से एसोसिएट हो जा रहे हैं या डिसोसिएट होकर निकल जा रहे हैं। इस चीज़ को हम पता नहीं लगा पा रहे थे नॉर्मली, इसलिए वेंट ऑफ फैक्टर उस समय खेल में आया, जब ये जानने के लिए कि जो कंपोनेंट्स का हम ये सब पर्टिकुलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा के निकाल रहे हैं चीज़ें, तब उस केसेस में वो कंपोनेंट एसोसिएट कर रहा है कि डिसोसिएट कर रहा है, ये चीज़ का पता लगाया हमारे वेंट ऑफ जी ने। वेंट ऑफ फैक्टर फिर उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और उसे हम यहाँ पे डिनोट करते हैं आई से। आई से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, और ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा ही हुआ है। वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो होता है हमारा जो भी हमारा नॉर्मल मोलर मास है, यानी कि एक कंपोनेंट का जैसे मान लो 76 मोलर मास है, तो जब हम वेंट ऑफ फैक्टर को उसमें यूज करेंगे तो हो सकता है एबनॉर्मल मोलर मास, तो वहाँ पर कुछ दूसरा मोलर मास निकले, जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। और वो एबनॉर्मल मोलर मास हमारा या तो बढ़ भी सकता है या तो कम भी हो सकता है, 76 के 79 भी हो सकता है, या 76 के 73 भी हो सकता है, तो बढ़ भी सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखने के लिए वेंट ऑफ ने अपने वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आगे भी देख लीजिए, एसोसिएशन से पहले एसोसिएशन या डिसोसिएशन से पहले कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, अपॉन एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स बचे हुए हैं, वो ये बताता है। या फिर हमारी ऑब्जर्व्ड कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर निकाली गई है, अपॉन जो हमारी यहाँ पर कैलकुलेट होगी वेंट ऑफ की मदद से, वो चीज़ भी इन्होंने यहाँ पर अच्छे से बता दी थी, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब एक चीज़ जो यहाँ पर देखो, ये चीज़ भी कही, अगर हमारा वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा रहा, तब तो जो सॉल्यूट वहाँ पे उस सॉल्वेंट में है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डिसोसिएट हो रहा है। और जब ये 1 से कम रहा तो एसोसिएट हो जा रहा है। यहाँ पे लिख लो, आई अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा डिसोसिएशन हो जाएगा, यानी कि डिसोसिएशन आई ग्रेटर देन 1। और जब यही आई हमारा 1 से छोटा हो रहा है, तब इसे हम कहेंगे यहाँ पर एसोसिएशन, तब ये एसोसिएट हो जा रहा है, एसोसिएशन तब आ जा रहा है जब 1 से छोटा है, और 1 से बड़ा तो डिसोसिएशन। अब एक बार और रब कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर और भी थोड़ी सी बातें यहाँ पे बता देते हैं, फिर उसके बाद आप टेंशन मत लीजिए, आपका ये लेक्चर यहाँ पे बस खत्म होने वाला है, और यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट हैं अब खत्म हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक आपका ये बचा हुआ है, हाँ देख लेते हैं। हाँ तो देखिए,
हमने देख लिया i ग्रेटर देन 1 तो डिसोसिएशन, i स्मॉलर देन 1 तो एसोसिएशन। अब यहाँ पर डिसोसिएशन और एसोसिएशन का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखा हुआ है लेकिन अगर नहीं दिख रहा तो लिख भी देता हूँ। डिसोसिएशन में क्या होता है, डिसोसिएशन में हमारा फॉर्मूला बनता है जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, वो हो जाता है i-1 अपॉन n-1। ये डिसोसिएशन के केस की बात होती है। और जब हम लोग एसोसिएशन की बात करते हैं, यानी कि एसोसिएशन तब अल्फा से डिनोट होता है, ये हो जाता है हमारा i-1 अपॉन 1-1/n। तब इस केस में हमारा एसोसिएशन यहाँ पर होता है और तब हमें कैलकुलेट करके यहाँ पर हमारा पर्टिकुलरली हर चीज़ मिल जाता है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर जब डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन इंट्रोड्यूस हुआ तब ये चीज़ें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी अप्लाई हुई, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी नॉर्मली निकल रही थी बिना वेंट ऑफ फैक्टर के, यानी कि ये पता लगाए बिना कि कंपोनेंट एसोसिएट कर रहा है कि डिसोसिएट कर रहा है, तब वेंट ऑफ फैक्टर का आई टर्म वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, तब इसने उसको एनहांस कर दिया और एनहांस करके हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ आई का एडिशन हो गया, जो कि आप सभी यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक बार आप लिख भी लीजिए। ऐसा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा P0 माइनस P अपॉन P0 था, ये हो गया I इंटू NB/NA। स्क्रीनशॉट चाहिए तो आराम से यहाँ पर देखते रहो और लिखते जाओ, लिखते ही चले जाओ, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, या जरूरत पड़े तो ले लो। फिर जब BPT का बताया, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का है, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा TB इक्वल टू IKBM। M जो है वो मोलैलिटी है, KB हमारा बियोलोस्कोपिक कांस्टेंट है। अब फ्रीजिंग पॉइंट में बात कर लो, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू IKFM। IKFM यहाँ पे हमारा हो जा रहा है। और जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है हमारा पाई इज इक्वल्स टू ICRT। बस इतनी ही चीज़ें यहाँ पर हैं। और आई थिंक अब ये हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुका है वीडियो। तो अब पूरा का पूरा सॉल्यूशंस चैप्टर का वन शॉट यहाँ पर आपके सामने मैंने लाके रख दिया है। अब थैंक यू की तरफ चलते हैं। अब देखो, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर सॉल्यूशन से रिलेटेड मैंने सारी की सारी अब करवा दी हैं, सारा का पूरा वन शॉट यहाँ पे अब तुम्हारे लिए आ चुका है। वन शॉट तुम्हारे लिए बहुत जल्दी यहाँ पर अवेलेबल हो ही जाएगा चैनल पे, तुम देख ही सकते हो जितना मैंने पढ़ाया है। और क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पर मैंने कराए हैं, क्वेश्चंस का लेक्चर इस वीडियो में तो नहीं है, लेकिन हमारे चैनल पर आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिए, पूरा का पूरा यहाँ पर केमिस्ट्री का पूरा MCQ सीरीज का पूरा यहाँ पर पढ़ा हुआ है लेक्चर, जहाँ पे सॉल्यूशंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व भी करवाए हैं। हर एक टॉपिक को समझाया है, चाहे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, चाहे हेनरी लॉ हो, सॉल्युबिलिटी हो, राउल्ट लॉ हो, कुछ भी हो, वेंट ऑफ फैक्टर हो, सब का सब वहाँ पे मैंने करा दिया है, क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए हैं। और जैसा भी हो, अब पूरा का पूरा सॉल्यूशंस का भी यहाँ पे खेल खत्म हो चुका है। बहुत जल्दी अब हम लोग मिलेंगे अब अपने वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री का ही कोई और लेक्चर हो, या हो सकता है इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का भी हो सकता है। अगर तुम लोग को अगले जिस चैप्टर चाहिए उसका कमेंट करके ही बता दो, मैं उसका ले आऊँगा। ऑर्गेनिक चाहिए, इनऑर्गेनिक चाहिए या फिजिकल चाहिए, ठीक है। पहला तो हमारा सॉल्यूशंस का था, अब सॉल्यूशंस हमारा पूरा खत्म हो चुका है। उम्मीद है वीडियो तुमको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो और हर जगह वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि जितना शेयर करोगे अब तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट होगा, और तुम्हारे उन दोस्तों के लिए भी जो अभी तक अवेयर नहीं है तो अब हो जाए, क्योंकि अब एग्जाम में सिर्फ गिन के 1 महीने का समय बचा हुआ है और अब तुम्हें अपनी तैयारी को बूस्ट करना है इन क्वेश्चंस और वन शॉट्स के थ्रू, समझे। तो वीडियो में अब हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं, अब मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपने ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। बाय बाय।